स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी वंस अगेन जो है हमें कोविड की वजह से जो है वो छुट्टियां हो गई हैं। तो इस सिलसिले में जो है हम दोबारा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बीमारी से हमें जो है महफूज रखे और जो है हमारे जो है दोबारा इंस्टीट्यूट जो है वो रूटीन के मुताबिक जो है वो चल सके। एनी हाउ आज हम बात करेंगे इनफैक्ट जो है पूरा चैप्टर जो है जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसमें आपके कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो उन सब को मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट उनके थ्योरी को देखने के बजाय उनके मेन की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख लिए हैं और आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। देन आपने जो है वो बुक से थ्योरी रीड करनी है और रीड करने के बाद आपने मुझे इसका जो है वो फीडबैक देना है कि आपको इसके पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में भी, और अगर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को जो है या प्योर चीज़ को जो है वो कंटेमिनेट कर दे, गंदा कर दे, इम्प्योर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी है, साफ़ पानी, उसमें आप कोई ऐसी चीज़ डालते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रंग जो है वो चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, तो इट्स मीन वाटर क्या हो गया है, वाटर कंटेमिनेट हो गया है, वाटर गंदा हो गया है। ठीक है। यहाँ पे तो हम गंदा तो नहीं कहेंगे, तो कंटेमिनेट का वर्ड यूज़ करेंगे। या फिर हम कहेंगे वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो गया है। अब ये किसकी वजह से हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि हमने उसमें कोई चीज़ ऐड की थी जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द कलर, due to the change in color, we can say that this species is called as a pollutant। pollutant क्या चीज़ हुई, pollutant वो चीज़ हुई जो pollution काज करती है। चाहे वो पानी में काज कर रही है तो वो वाटर pollutant है, अगर एयर में काज कर रही है तो वो एयर pollutant है। इसी तरह डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स पे कर रहे हैं। तो एनीथिंग डेट कैन कंटेमिनेट द एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। ठीक है। अच्छा, अब पोल्यूटेंट्स की बेसिकली टाइप्स भी होती हैं, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर है ये, तो इसमें मैं सारे टॉपिक्स को तकरीबन एक साथ ही लेके चलूँगा। आपस में वो इंटरलिंक हैं, तो इस वजह से मैं जो है वो एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप इसे बना लें, आपको भी फ़ायदा होगा। तो बेसिकली पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी गैसेस हैं, लाइक कार्बन की गैसेस हैं, सॉरी कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं। ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, इसी तरह नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, तो वो जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको पता है, वो तो बहुत कॉमन है ना, जैसे हम बर्निंग करते हैं। अब मैं इनके सोर्सेज भी डिस्कस करने लगा हूँ, ये आपका अलहदा से एक सेपरेट टॉपिक है। जैसे आप देखें, हम बर्निंग करते हैं ये कूड़ा करकट वगैरह की, गार्बेज वगैरह की, तो उससे भी आपको देखते हैं कि आप इनफैक्ट आप उसकी जो है बर्निंग का प्रोसेस देखते हैं और आपको स्मेल भी महसूस होती है। वो जो स्मेल प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ आप हाइड्रोकार्बन जो बर्न होता है, जैसे गाड़ी अगर इंजन ऑन होता है तो आपको आप कहते हैं जी पेट्रोल की स्मेल आ रही है, ठीक है, जलने की स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल होती है। तो वहाँ पे भी कार्बन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में ना कुछ लेड्स के ऑक्साइड भी लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए, क्योंकि हम सिर्फ अभी पर्टिकुलरली प्राइमरी के बारे में बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखे। लेकिन आपने जो बुक में आपकी फ़्लो शीट बनी हुई है, आपने वो लाजमी याद करनी है। ठीक है। फ़्लो शीट नहीं है, इनफैक्ट वो चार्ट सा बना हुआ है, वो आपने याद करना है।
जहाँ तक बात है ना कार्बन के ऑक्साइड्स की, सॉरी सल्फ़र के ऑक्साइड्स की, तो सल्फ़र के ऑक्साइड बेसिकली जो हैं वो जो वोल्केनिक एरप्शन होती है, यानी कि जो आतिश जहाँ पहाड़ फटते हैं, जहाँ से लावा निकलता है बाहर, वहाँ पे जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो ये होती हैं। उसके बाद कोल जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन के, सल्फ़र के ऑक्साइड का, कार्बन के ऑक्साइड भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपने उनको रीड कर लेना, इनमें सोर्सेज हैं, सोर्सेज में आपने कोई जो है वो समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ रट्टा बेसी है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द secondary pollutants. If we talk about the secondary pollutants, how can we define them? We said that when primary pollutant react with water, ओके जी, when primary pollutant, अब देखें एक pollutant तो नहीं होगा, ज़्यादा pollutants होंगे, ठीक है। when primary pollutants react with water to form मैं इसको अगेन डिफाइन करता हूँ। when primary pollutants react with the water, they form secondary pollutants, okay जी। They form secondary pollutants, and the secondary pollutants are nitric acid, sulfuric acid, कार्बोनिक एसिड, और इसमें ओजोन भी आपकी आ जाती है, एंड आपके पैन भी आ जाता है। बट आई थिंक सो आपके इस लेवल पे सिर्फ इतना ही है कि यू हैव टू कंसर्न अबाउट ओनली नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, बिकॉज these topics, these acids are very important for acid rain formation, okay. Due to their importance we will discuss here, so we leave the others like pan and ओजोन, ओके जी। हम उन दोनों को छोड़ रहे हैं सिर्फ क्योंकि ये तीन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके टॉपिक में भी डिस्कस हैं। अब ये हमारा एक अलग से टॉपिक शुरू हो गया है, एसिड रेन, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब सेकेंडरी पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं जी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। अब वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन का, ठीक है। बात समझ आ गई, यानी कि एसिड रेन बनती कैसे है, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले ही एयर में प्रेजेंट है, वो क्लाउड भी उधर मौजूद है, मतलब वाटर के वेपर्स भी मौजूद हैं, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, यानी कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और वो जब बारिश ज़मीन पे नीचे आती है तो ज़ाहिर सी बात है उनमें एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसको एसिड रेन कहते हैं। और क्योंकि कंसनट्रेशन एसिड किस में ज़्यादा होती है तो इसके डिफरेंट एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे देखते हैं ना, आप कहते हैं जी कलर उड़ गया है मकानों का, या मार्बल्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो है सिचुएशंस जो हैं वो आपकी बुक्स में लिखी हैं, तो दो तीन मैंने आपको बता दिए, बाकी आप देख लें। तो उसको आपने रट्टा माना है। इसमें बेसिक कंसेप्ट की बात ये थी कि वो व्हाट इज़ एसिड रेन। तो बेसिकली एसिड रेन क्या है, when primary pollutants react with the secondary react with the water, they form secondary pollutants, and the secondary pollutants are nitric acid, sulfuric acid and carbonic acid, and and they are responsible for acid rain formation। उसकी pH कितनी होती है जी, 5.6 से लेस होती है, ये लाजमी लिखना आपने। मैं इसको अगेन बता रहा हूँ, एसिड रेन हैज़ pH लेस देन 5.6, चाहे आप मैथमेटिकल साइन यूज़ कर लें, चाहे आप जो है इन रिटन फॉर्म लिख लें, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है pH लेस देन 5.6। अगर आप मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करना चाहें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ही आ रहा है, गैसेस से रिलेटेड ही है, बेसिकली आपका ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब क्या होता है जी, ग्लोब देखें आपने अक्सर देखा होगा जो ऑफिस होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस हो या कोई भी किसी भी जो है इसी तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक ग्लोब सा बड़ा होता है,
जिसमें हम कहते हैं जी पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है इसमें। दुनिया के सारे मुल्क का जो नक्शा इस पे बना हुआ है, जितने भी मुल्क हैं उनका सब क्या है कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है, कौन सा किस तरह किस जगह पे मौजूद है, कितने एल्टीट्यूड और कितने लैटीट्यूड पे मौजूद है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या होता है, वो ग्लोब होता है, ठीक है। तो ग्लोब का मतलब है यहाँ पे ज़मीन, ठीक है। तो हम ग्लोब का क्या मतलब ले रहे हैं, ज़मीन। और वार्मिंग का मतलब क्या होता है, वार्म अप करना यानी कि हीट अप करना। तो अर्थ क्या हो रही है, अर्थ हीट अप हो रही है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। जब अर्थ का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज़ क्यों कर रहा है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करने को ही या राइज़ होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वाई दिस इज़ वाई देयर इज़ ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, what sort of power that leads toward the increase of the temperature, and why there is so traffic changes, or you can say that there is a adverse changing due to this phenomena। यानी कि इस फिनोमेना की वजह से क्यों इतनी सारी चेंजिंग आ रही हैं, या ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम ये कहते हैं इसमें कि इसमें जो है आपके जो गैसेस हैं वही रिस्पॉन्सिबल। देखें ये अर्थ है, वो सन की रेडिएशन आ रही है अर्थ पे, जब वो अर्थ पे आती हैं तो ज़मीन से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, लेकिन गैसेस वहाँ भी मौजूद हैं। एटमॉस्फेयर में कौन सी, ये मैंने साइड में लिखी हुई हैं, क्लोरोफॉर्म है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये मौजूद होती हैं। ये रेडिएशन को मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रेडिएशन आई है ना, तो 100 में समझे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 50 वापस चली गई हैं और 50 जो है वो दोबारा क्लाउड से, यानी कि जो गैसेस का क्लाउड बना हुआ है उससे रिफ्लेक्ट बैक करके वापस ज़मीन पर आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है डिप्लीट हो जाना, समझे ख़राब हो जाना, उसमें जो है उसकी लेयर जो है वो थिन हो रही है, पतली हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये मतलब होता है डिप्लीशन का। अब 1980s में इसे अंटार्कटिका में देखा गया था कि वहाँ पे ओजोन की लेयर है जो है वो इतनी पतली हो गई कि उसमें एक होल बन गया है और वहाँ से हार्मफुल रेडिएशन आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है जो कि O3 से रिएक्ट करता है, और O3 से रिएक्ट करने के बाद ClO एक फ्री रेडिकल बनाता है। देन वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन फ्री रेडिकल और O2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये O3 + O तो 2O2, यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपकी डिटेल नहीं है, बस हमने ये लिखना है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, बस कोई नाम शाम नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। तो जितना है आप उतना करें और जो है उसे सही तरह करें। अगर इसमें कोई समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।